अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज के लेक्चर में हम अगेन से वर्क डन ट्रेस करेंगे बट बाय वेरिएबल फोर्स। हम ये बात जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हम दो चीज़ों को बेसिकली देख रहे होते हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों ही, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर बोथ यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसी फोर्स से जो वर्क डन होगा वो हमारी फोर्स एक तो कांस्टेंट फोर्स कहलाएगी। ये हमारा प्रीवियस केस था। आज का हमारा जो केस है इसमें हम वेरिएबल फोर्स से वर्क डन ट्रेस करेंगे। तो फोर्स वेरिएबल कब हो सकती है? या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फोर्स की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाए या फिर दोनों ही चेंज हो जाए। तो ऐसी फोर्स जिसमें ये चेंजिंग इन्वॉल्व हो कि या मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो जाए, ऐसी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ऐसी फोर्स से हम आज वर्क डन ट्रेस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, इसके साथ हम देखेंगे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स, जैसा कि वेरिएबल फोर्स की एक फर्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, पहले आप देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या वेरिएबल फोर्स इज अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन आर बोथ चेंजेस विद टाइम, यानी कि दोनों चीजें ही चेंज हो जाए। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग वाले केस में फोर्स लग रही होती है दैट इज द वेरिएबल फोर्स। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये आप इमेजिन कर लीजिए कि एक फिक्स पोर्ट से हमने एक मैस एम को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और ये सारा सेटअप हम हॉरिजॉन्टली किसी टेबल के ऊपर इमेजिन कर रहे हैं। अब हम करते क्या है कि इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं एक एफ फोर्स, जिससे ये स्प्रिंग जो है ये इसके अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। और हम ये बात जानते हैं कि ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। अब आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे ये एक्सटेंशन आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स वेरी करेगी। तो ये हमारी एक वेरिएबल फोर्स है। इसी तरह सेकंड जो हमारा केस है, सेकंड केस वेरिएबल का है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि वो तमाम वर्क डन जो अंडर ग्रेविटी हो रहे होते हैं या अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमारी वेरिएबल फोर्सेस होती हैं। वजह क्या है? आप ये बात जानते हैं कि जैसे ही आप किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर से अवे लेके जाएंगे, दूर लेके जाना शुरू कर देंगे, तो जैसे जैसे बॉडी का डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे एक रॉकेट बॉडी की आप एग्जांपल ले लें कि जब एक रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा होता है, आप कोई भी ऐसे ये आप इमेजिन कर लें कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से आप किसी भी बॉडी को लिफ्ट अप करना स्टार्ट कर दें। लेट से इसका मैस स्मॉल एम है, अर्थ का मैस कैपिटल एम है। तो इस वाले केस में अगर आप देखें तो जो फोर्स लग रही है, अच्छा इस मैस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से इमेजिन कर लें कि ये हमारी अर्थ है, सरफेस है, और इस सरफेस से आप किसी बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं दैट हैविंग मैस स्मॉल एम, और अर्थ का जो मैस है ये हम इमेजिन कर रहे होते हैं कैपिटल एम। तो इस वाले केस में जो फोर्स लग रही होगी दैट इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज आर एंड आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स की एक एग्जांपल है। तो ये थी वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल। अब हम ट्रेस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके लिए आप देखिए डेरिवेशन में हम ये बात जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो है एफ डी कॉस थीटा। बट ये वाला फॉर्मूला हमारा तब होल्ड करेगा जब ये फोर्स एफ हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम जो अभी फोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो तो वेरिएबल फोर्स है। तो इस केस को फिर हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जरा देखिए, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हम एक बॉडी के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं और इसे हम लेके जा रहे हैं एक रैंडम पॉइंट बी तक। अब आप देखिए यहाँ पे जो पाथ है वो कुछ इस तरह का है। अब अगर आप इस केस को देखें तो हमारी जो फोर्स है इस केस में वो है वेरिएबल फोर्स। अब इसमें फिर हम वर्क डन कैसे जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, वर्क डन का एक्सप्रेशन। उसके लिए आपको करना ये होगा कि इस पूरे पाथ को आप स्मॉल पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप जब इसे स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे वो इतने छोटे पैच होंगे
कि उसमें हम मतलब ये इतने छोटे पैच, ये इतने छोटे पीस ये इमेजिन कर रहे हैं पाथ के कि इसमें लगने वाली जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि फोर्स ओवरऑल तो वेरिएबल है, लेकिन हमने जो पैच है इतने छोटे कर दिए कि इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी किसी बॉडी के ऊपर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। ये लेट्स से आप इमेजिन कर लीजिए कि हमने n पैच बना दिए, यानी कि छोटे छोटे इंटरवल्स बना दिए। अब लेट्स से आप ये इमेजिन कर ले इस फर्स्ट इंटरवल में जो लगने वाली फोर्स है दैट फोर्स इज लेट्स से ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दिस फोर्स इज सिंपली F1, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है दैट डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से डेल D1, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये। इसी तरह यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हुआ है ये एंगल अगर आप देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन दैट एंगल इज θ1। इसी तरह हम सेकंड इंटरवल की बात करते हैं। सेकंड इंटरवल में अगर आप देखें तो जो लगने वाली फोर्स है दैट फोर्स इज F2, और जो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा डेल D2, और यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हुआ है ये एंगल डिफरेंट एंगल है, मतलब दैट इज θ2। इसी तरह हम इस पूरे इंटरवल को nth पैच में डिवाइड चुके कर चुके हैं, तो लास्ट इंटरवल के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है दैट फोर्स इज Fn, और इस दौरान ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है दैट डिस्प्लेसमेंट इज डेल Dn, और यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन दैट इज θn। तो इस तरह से जब आप वेरिएबल फोर्स से वर्क डन ट्रेस कर रहे होते हैं तो स्मॉल पैचेस बनाए जाएंगे और आप हर पैच में लगने वाली फोर्स को टेक आउट करेंगे, और ये इतने छोटे पैच हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि इसमें लगने वाली फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो फिर जो है आप वर्क डन सिंपली ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू F डेल D cos थीटा। अब आप इस केस में देखिए हमने चूंकि वर्क डन ट्रेस करना है बाय एवरी पैच, तो मेथड ये होगा कि आप हर एक पैच का सेपरेट वर्क डन ट्रेस कर लें और सबको हम जब एडअप कर लेंगे तो हमारा जो टोटल वर्क डन है वो ट्रेस हो जाएगा बाय वेरिएबल फोर्स। तो सिंपली अगर आप देखें फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन इसको आप W1 कह लीजिए, किसके इक्वल है इस केस में इस फर्स्ट पैच में जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज F1, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल D1, और जो एंगल है दिस इज cos θ1। इसी तरह आप सेकंड पैच का वर्क डन लिखिए तो ये होगा F2 डेल D2 cos θ2। इसी तरह आप थर्ड इंटरवल का लिख सकते हैं F3 डेल D3 cos θ3। अब ये तो n तक हमने पाथ एज्यूम किया हुआ है, तो nth इंटरवल अगर आप यहाँ पर लिखें तो ये होगा Wn इज इक्वल टू Fn डेल Dn एंड cos θn। सो ये वो तमाम पैचेस के सेपरेट वर्क डन हमने ट्रेस कर लिए हैं। हमने निकालना है टोटल वर्क डन, तो W टोटल किसके इक्वल होगा तमाम सेपरेट पैचेस को या इनके वर्क डन को आप सिंपली एडअप कर लेंगे। तो इस तरह से ये n तक हम इसको एडअप कर लेते हैं। अभी आप मजीद देखिए अगर हम टोटल वर्क डन ट्रेस करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पे आप ये तमाम वैल्यूज W1 W2 W3 Wn तक ये तमाम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। तो W1 की वैल्यू है F1 डेल D1 cos θ1। इसी तरह W2 है F2 डेल D2 cos θ2। इसी तरह W3 है F3 डेल D3 cos θ3। और अगर आप nth इंटरवल का लिखें वर्क डन तो ये आ जाएगा Fn डेल Dn cos θn। तो इस तरह से ये हमारे नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये जो तमाम वर्क डन आपको मिले हैं ये है W टोटल। अभी अगर आप देखें तो 1 से लेके n तक तमाम वर्क डन जो है एडअप हो चुके हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सारी जो टर्म्स है ये इनका आपको एक सम मिल रहा है, यानी कि F1 डेल D1 cos θ1, इसमें फिर हम एडअप कर रहे हैं F2 डेल D2 cos θ2, यानी कि तमाम वर्क डन का आपको सम मिल गया है। और इस सम को आप समेशन फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं
कि W टोटल इज इक्वल टू समेशन 1 टू या I इज इक्वल टू 1 टू n। और देखिए हमारे जो वर्क डन है इसमें F चूंकि ये 1 क्वांटिटीज यहाँ पे लगी हैं, इस तरह 2 2 और 3 क्वांटिटीज है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं F I डेल डी I इसी तरह cos थीटा I। तो सिंपली हम इस फॉर्म में जो टोटल वर्क डन है वो ट्रेस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप 1 से I की वैल्यू आप 1 से n तक पुट कर लें। I की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर I की जगह आप 1 1 लिख देंगे, तो F1 डेल डी 1 cos थीटा 1। अब समेशन का मतलब होता है सम, तो देन सम आ जाएगा। 1 के बाद आप 2 वैल्यू पुट करें तो F2 डेल डी 2 cos थीटा 2। इसी तरह फिर सम यानी कि आप प्लस सिंबल लगाएंगे, फिर सर आप 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, तो ये अगेन से आपको ये एक्सप्रेशन ओपन फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हमने जो है एनालिटिकली या मैथमेटिकली वर्क डन ट्रेस किया है। हम इस वर्क डन को बाय ग्राफ भी ट्रेस कर सकते हैं। जरा देखिए, वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। FD ग्राफ, ग्राफ से वर्क डन ट्रेस आप किस तरह से कर सकते हैं, आप ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इस केस में जो एक्स एक्सिस है इस पे हम पिक कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट्स, और वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं F cos थीटा यानी कि फोर्स। अच्छा आप देखिए, हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें जो फोर्स है ये हमारी वेरिएबल फोर्स थी। आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये एक पाथ है या ये हमारा वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। इस केस में हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो ये फोर्स की कोई डिफरेंट वैल्यू है, और इस पॉइंट के अगेंस्ट अगर आप देखें तो ये फोर्स की कोई डिफरेंट वैल्यू है। अब हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को यूज करके वर्क डन निकालना है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आ रहा होता है ये आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन दे रहा होता है, यानी कि ये जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आ रहा है इससे हम वर्क डन ट्रेस कर सकते हैं। बट आप देखिए इसको कैसे आप ट्रेस करेंगे, हम वही मेथड यूज करेंगे कि हम स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हम इसको स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अब ये इंटरवल जो है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज डेल डी 1, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इस इंटरवल पे दिस इज F1 cos थीटा 1। इस तरह सेकंड पैच आप देखिए, ये हमने सेकंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चूज कर लिया, दिस इज डेल डी 2, और यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स है दिस इज लेट्स से F2 cos थीटा 2। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमने इसी तरह का एक एरिया इमेजिन कर लिया। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है दिस इज डेल डी 3, और जो फोर्स लग रही है दैट इज F3 cos थीटा 3। इस तरह आप इस पूरे पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लीजिए, और देन आप इस तरह से इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है, एक्चुअली आपको ये बात पता है कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है यही आपको वर्क डन देता है। तो हमारा वर्क किसके इक्वल होगा, एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। आप तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को जमा कर लें, यही हमारा टोटल वर्क डन होगा। बट ये स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ पे ज़रा देखें, ग्राफ पे ज़रा आप तवज्जो करें, तो ये तो एक रेक्टेंगल बन रही है कंप्लीट। तो इसमें आप वो सिंपली ये देखें, इस इंटरवल में जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज F1, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है दैट इज डेल डी 1। इसी तरह आप सेकंड केस के लिए देखें तो ये भी एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन रही है। तो रेक्टेंगल के लिए वो एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वो हम यूज करेंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट जब आप थर्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हमने तो एरिया अंडर द ग्राफ पिक करना होता है। ये रेड लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है ये आपको वर्क डन के लिए परफेक्ट एक्सप्रेशन
तभी मिलेगा ना जब आप एरिया अंडर द ग्राफ देखेंगे, और एरिया अंडर द ग्राफ ये हमारा वर्क डन है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये कुछ एरिया जो है ये ग्राफ से आउटसाइड आ रहा है, और ये हमारे वर्क डन के अंदर क्या आ रहा है, एरर। इसी तरह ये देखें आप, ये एरिया अंडर द ग्राफ हमने ट्रेस करना है जो हमारा वर्क डन है, बट ये अगेन से वर्क डन में कुछ एरर आ रहा है। अब इस एरर को अगर आप मैग्नीफाइड वे में थोड़ा बड़ा करके हम बना लें तो ये देखें, ये इस तरह की लाइन थी और यहाँ पे जो एरिया है वो हमारा इस तरह का बना हुआ है। अब इसमें ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये हमने ट्रेस करना है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, और ये जो ऊपर एरिया आपको मिल रहा है ये एरर है हमारे वर्क डन में, ये परफेक्ट वर्क डन तो नहीं ट्रेस करवाएगा। फिर इसके लिए हम हल ये निकालते हैं कि हम एरिया को थोड़ा शॉर्टर कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पैच को स्मॉल इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, मैंने ये छोटा सा एक पैच बना दिया। अब अगर आप देखें तो एरर इन द वर्क डन ये थोड़ा रिड्यूस हो गया, यानी कि एरर हमारा रिड्यूस हो जाएगा अगर आप ये छोटा स्मॉल पैच बना ले। इस तरह मैंने एक और स्मॉल पैच बना लिया तो ये आप देखें अब एरर हमारा और रिड्यूस हो गया। इस तरह जितने आप स्मॉल पैच बनाएंगे तो हमारा जो एरर है वो उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। इसीलिए इस केस का जो वर्क डन है ये आप सिंपली ट्रेस कर सकते हैं समेशन, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क डन है W टोटल, दिस इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और सच दैट, अच्छा चले यहाँ पे आप यूँ लिख लें कि जो डिस्प्लेसमेंट हम लिमिट लगाएंगे कि लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम छोटे पैच में कन्वर्ट करेंगे। अगर छोटा पैच होगा तो हमारा जो एरर है वर्क डन का वो रिमूव हो जाएगा। तो इस केस के लिए आप देखिए लिमिट आप लगा दें कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, कि डिस्टेंस इतना कम है कि वो जीरो को अप्रोच करने लग पड़ा है, और जब डिस्टेंस जीरो को अप्रोच करेगा तो जितना स्मॉल आप ये पैच लेंगे उतना ही हमारा एरर इन द वर्क डन रिमूव हो जाएगा और वर्क डन परफेक्टली ट्रेस हो जाएगा। तो समेशन बाकी आप सेम लिखें, I इज इक्वल टू 1 to n, इसी तरह बाकी एक्सप्रेशन सेम हमारा एफ आई डेल डी आई कॉस थीटा आई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन जब आप इसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इससे रिलेटेड जो है एक एमसीक्यू अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जरा देख लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो कहता है कि टोटल वर्क डन आप बताइए कितना हुआ है। जबकि आपको इस तरह का एक ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ कुछ इस तरह का है कि ये फोर्स है मतलब F, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर्स और फोर्स इन न्यूटन, और गिवन है कुछ इस तरह का सिनेरियो के एक फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज मैग्नीट्यूड गिवन है 5 न्यूटन, और देन इस तरह से ये कर्व गिवन है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये 0, इसी तरह ये है 2 मीटर, इसी तरह ये है 4 मीटर, और इसी तरह नेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह का एक ग्राफ दिया जाता है और वो कहता है कि टोटल वर्क डन ट्रेस करें। आप कैसे ट्रेस करेंगे? आप ऐसे करें, इसके दो एरियाज बना लीजिए। जैसे ये फर्स्ट एरिया आपको मिल गया, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसी तरह ये इसके साथ ऐड हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस केसेस में अगर आप वर्क डन देखें तो W टोटल हमारा किसके इक्वल होगा? देखिए फर्स्ट है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का अगर आप एरिया देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, लेंथ किसके इक्वल है? 5 न्यूटन के, सो 5। इस तरह, और इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इसमें ये ऐड हो रहा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ हमारी किसके इक्वल है? दैट इज 5 अगेन, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 4 से 6 तक वो 2 मीटर है, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 बैलेंस हो गया, 5 इंटू 4 दैट इज 20 जाउल, प्लस इसी तरह ये 5 जाउल, तो 25 जाउल जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा अगर आपको इस तरह के एमसीक्यू आ जाए
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक था यहीं तक है। आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।